देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हम हैं रानीगंज विधानसभा सीट के अंदर में और ये विधानसभा सीट जो है बड़ी रोचक मुकाबले में है। अभी चाय पे चर्चा करने के लिए हम सुबह सुबह यहाँ के लोगों के पास आए हैं और उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर राजनीतिक समीकरण किसकी तरफ जाएंगे, या टीएमसी जीत के दोबारा आएगी या वापस बीजेपी का कोई नया उम्मीदवार आएगा। सबसे पहला जो मेरा सवाल है यहाँ पे, इसमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, लेकिन ये किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते हैं। ये आम नागरिक है रानीगंज के। सबसे पहला सवाल भाई साहब मेरा ये है कि क्या समीकरण है इस बार चुनावी के? ठीक है, रानीगंज का इतिहास जो रहा है, यहाँ पर हमेशा ही मुकाबला दिलचस्प रहा है और ये बोलने में हमको कोई द्विधा नहीं है कि रानीगंज का हमेशा ही नेग्लेक्टेड रहा है। कारण कि रानीगंज देश की उन्नति में हमेशा अपना चीना फाड़ के यहाँ से कोयला दिया है, लेकिन जब बात देने की आती है, जब बात विकास की आती है, तो रानीगंज को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। रानीगंज एक तरह से कहा जाए तो आसनसोल और दुर्गापुर के बीच में सैंडविच हो गया। कोई भी नया चीज नया देने का बात होता है, चाहे रेल का योजना हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, तो सीधा मैंने केंद्र या तो दुर्गापुर की तरफ देखते हैं या फिर आसनसोल की तरफ देखते हैं। रानीगंज को हमेशा से ही मैंने नेग्लेक्टेड रहा है और इसका अपेक्षा किया गया है। तो जो भी जीत के आए उनसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि रानीगंज जो कि देश के औद्योगिक जगत में यहाँ से अपना कोयला छीना फाड़ के कोयला देता है, उसको भी अनदेखा नहीं किया जाए। इसके विकास के बारे में भी सोचा जाए। यहाँ की आम नागरिकों की बहुत आशा है, सेंट्रल रहे चाहे स्टेट रहे, यहाँ पर माने उद्योग होना चाहिए और उद्योग के साथ साथ लोगों का भी विकास होना चाहिए। केवल उद्योग के नाम पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जो अभी के हाल में दिन में देखा जा रहा है, जो मंगलपुर औद्योगिक नगर बड़ा है, मुझे ये बोलने में कोई द्विधा नहीं, यहाँ से आम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रदूषण के नाम पे भुक्तभोगी हम लोग होते हैं उसमें। अरे क्योंकि एक बात मेरी आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि सैंडविच की तरह अगर पिस रहा है, कैसे पिस रहा है सैंडविच की तरह? सब डेवलपमेंट जितना भी है आसनसोल और दुर्गापुर में हो रहा है और रानीगंज नेग्लेक्टेड हो जा रहा है, इसीलिए वो राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक के लोगों का ध्यान नहीं है इस तरफ। ध्यान नहीं है रानीगंज के लोगों, रानीगंज के प्रति ये नेग्लेक्टेड है, पूरा पॉलिटिकल भी नेग्लेक्टेड है और माने हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। कोयला के बिना कोई भी काम नहीं होता, आपको पता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स वगैरह चलते हैं कोयला के लिए। कोयला हम लोगों का रानीगंज से जाता है और हम लोग रानीगंज भी नेग्लेक्टेड है पूरी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीत के आए उसको रानीगंज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि कैसे नेग्लेक्टेड है। मैं एग्जांपल देके बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर ट्रेन का ठहराव का बात आता है रानीगंज में, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि उस ट्रेन का ठहराव दुर्गापुर में है, आसनसोल में, इसलिए रानीगंज को नहीं दिया जाता है। इस तरह कई तरह की योजना है जो रानीगंज को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और एक हम लोग के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कि हम लोग कुछ सालों से अनुभव कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ नहीं लेना देना, हम लोग का हमेशा से ही ये देखा गया कि विपरीत सरकार रहा है। रानीगंज में एमएलए कोई और पार्टी का होता है, एमपी कोई और पार्टी का होता है और चेयरमैन कोई होता है। तो हमेशा से ये टसल का राजनीति रानीगंज के इसका बलि चढ़ता है रानीगंज इसके लिए। अच्छा, क्योंकि लगातार भाई साहब एक बात बताइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर में जो कल मेरी आपके जो कुल्टी से चुनाव लड़ रहे हैं घटक साहब, उनसे मेरी बात हुई। यहाँ लोगों का आरोप है कि टीएमसी दादागिरी बहुत करती है। क्यों ऐसा लोगों के मन में केवल वहम बैठा हुआ है या सही में ऐसा कुछ समीकरण बैठे हुए होते हैं? अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, तृणमूल के प्रति लोगों का आस्था जगा था, लेकिन पिछले कई वर्षों के अंदर में इनका जो भ्रष्टाचारी नियम है, भ्रष्टाचारी नियम जो भी है, वो इस कदर से बढ़ गया है कि जिसके चलते हर पल में व्यवसायी हो, हर वर्ग के लोग हो, परेशान हैं। तो उसी को दादागिरी समझें, ऊपर से लेके नीचे तक, अधिकारी से लेके नीचे स्तर का कैडर तक सभी लूटपाट खसोट में लगे हुए हैं। यह स्पष्ट हो चुका है, हमारा कहने का नहीं है, यह प्रमाणित भी हो चुका है। तो यही सब वजह है कि बोला जाता दादागिरी करके चला रहा है। अच्छा, क्योंकि मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास मारवाड़ी समाज के रहते हैं, जो व्यापार में उनका बहुत विशेष योगदान भी है। मारवाड़ी कहाँ पर देखता है अपने आप को? हमेशा से रानीगंज जो है व्यवसाय का केंद्र रहा है। एक समय ऐसा भी था तब रानीगंज से कलकत्ता तक माल जाता था। ये एक बहुत बड़ी व्यवसायी मंडी थी। धीरे धीरे व्यवसाय यहाँ खत्म हो गया।
उसका कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी का है, सिर्फ एक सरकार का नहीं है। धीरे धीरे व्यवसाय सिकुड़ गया और आज रानीगंज की ये हाल है कि दुर्दशा से भरा हुआ है। दूर से भरा हुआ है। अच्छा, क्योंकि मेरा एक अब आपसे भी सवाल ये होगा कि रानीगंज के अंदर में पार्टियां तो चुनाव जीत के आती भी है और कई पार्टियों ने राज भी किया है, लेकिन क्या लगता है कि रानीगंज की जो 5 मूलभूत सुविधाएं थी जिसके लिए रानीगंज आज भी अपेक्षित है? ये रानीगंज में ऐसा है कि यहाँ पर जो है बीजेपी को वोट तो अच्छा मिलता है, किंतु लेकिन जो टीएमसी वाले हैं चोरी और दूसरे दरवाजे से जीत के आते हैं और यहाँ रानीगंज के जनता का कोई भला नहीं हो पा रहा है। बस इसमें ऐसी रानीगंज में जो लगता हो कि ये पूरी, चाहे वो टीएमसी के वोटरों की हो चाहे वो कांग्रेस के वोटरों की हो, ये 5 सुविधाएं तो रानीगंज में होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, किंतु होते नहीं है। क्या कारण है? वो सुविधाएं क्या हो सकती है? सुविधाएं बहुत तरह की सुविधा, रास्ता का सुविधा, पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सुविधा आते हैं केंद्र से, किंतु यहाँ के जो ऊपर बैठे हुए दीदी हमारे वो उसको दबा लेते हैं, उनके कार्यकर्ता जो वो खा लेते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो पिछली बार नारा लगा था खेला होवे, तो अब की बार फिर खेला होगा? पिछली बार तो नहीं हो पाया था। हाँ? आप लोग बोलने में इतना कतरा कह रहे हैं? थोड़ा डर है आदमी का, थोड़ा डर है जी, डर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो डर है। सामने टीएमसी का नेता है, इसी कारण से डर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर डर और भय का कोई माहौल नहीं है। सब हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। पार्टी का देखिए सबका अपना व्यक्तिगत विचारधारा हो सकता है। हाँ। कोई किसी के समर्थन में हो सकता है, कोई किसी के समर्थन में हो सकता है, लेकिन जब हम लोग इस चाय के दुकान में बैठते हैं तो हम लोग का यहाँ पर संगम मिलता है। हर तरह के लोग होते हैं यहाँ, हम लोग में आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता है। जैसा कि आपको बता दें, रानीगंज में अभी क्या हो रहा है कि हम लोग का यहाँ पर अपेक्षा का कैसे शिकार हो रहा है कि कोई भी हम लोग को बिल्डिंग प्लान पास कराना हो रहा है, अभी विगत कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोषारोपण एक दूसरे पे करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। टीएमसी वाले बोलते हैं कि ईसीएल वाला बंद कर रखे, ईसीएल वाले परमिशन नहीं दे रहे क्योंकि केंद्र का ये प्लान है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि यहाँ का आपका अड्डा वाला इसको रोक के रखे। तो इसका अल्टीमेटली भुक्तभोगी हम लोग होते हैं। हम लोग नहीं जानते दरवाजे के पीछे क्या, किसके कारण क्या बंद हो रखा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी चीज़ का विकास होगा, कोई चीज़ डेवलप होगा, तो उसका बिल्डिंग अगर प्लान पास नहीं होगा या कोई चीज़ उन्नयन मतलब कार्य नहीं होगा तो उसमें विकास वहीं पर अल्टीमेटली ठप पड़ जाता है। इसके पीछे जो भी है, मैं दोनों पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ पर है, दोनों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पे गंभीरता से विचार करें और रानीगंज का जो अभी हम लोग जिस फेस से जाल रहे हैं उसके लिए सुराहा के लिए रास्ता आप लोग खोजें। अरे जैसे हम कहते हैं, मैं जयपुर रहता हूँ तो हम लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की गंगा जमनी तहजीब है, तो रानीगंज में ऐसा कोई माहौल वगैरह कुछ? रानीगंज को देखिए शुरू से मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक तरह का हम लोग कल्चर है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ मिल कर रहते हैं। यहाँ पर कोई विशेष समुदाय का या विशेष वर्ग का कोई यहाँ दबदबा नहीं है। सारे हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और इसको मिनी इंडिया इसीलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिख भी मिलेगा, यहाँ पर आपको मारवाड़ी भी मिलेगा, बिहारी भी मिलेगा, बंगाली भी मिलेगा, मुस्लिम भी समुदाय में मुस्लिम भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा भैया, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह है, और अगर नहीं है तो क्या आने वाले चुनाव के अंदर में आप लोग ये बात रखेंगे अपने उम्मीदवार के सामने? अस्पताल की बहुत बड़ी समस्या है भाई। अस्पताल के लिए हमारे लिए आसनसोल जाइए या दुर्गापुर जाइए, बीच में अस्पताल नहीं। प्राइवेट ज्यादा होंगे यहाँ पे? प्राइवेट भी 1-2 ही हैं, बेसी नहीं है। और जो है उसमें बहुत कुछ कमी है। नहीं, डाकू गड्ढा नहीं बोलेंगे, कुछ न कुछ कमी है। ऐसा बात नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाएंगे तो हम लोग ही। तो आप किससे संबंध आएंगे तो हम लोग ही। ये कौन अपना परिचय नहीं देते? हाँ, नहीं ये परिचय नहीं देते हैं। भाई हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये तो 5 तारीख को पता चल जाएगा। जो आगे समझ लीजिए, आगे वो समझ लीजिए। मैं वही समझ रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक लोग हैं, बहुत डिप्लोमेटिक। अभी हम लोग के बीच में मंत्री जी आ गए हैं, लेकिन अस्पताल के लिए लेकिन हाँ ऐसा है कि इनको बहुत सताया जा रहा है। तृणमूल पार्टी का अच्छा, इनको बहुत सताया जा रहा है। अच्छा देखिए कि हमारे साथ में जो है यहाँ पे अच्छा
हम इनसे ही बात करेंगे। ये सर, अरे कोई नहीं सर, क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए रानीगंज के अंदर में? क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए रानीगंज में? यहाँ पर बहुत कुछ ही है, यहाँ पर सभी उपलब्ध है। और देखिए जितना कच्चा रास्ता था सारा रास्ता आज ढलाई हो चुका है। जितना सारा रोड में सारा लाइट आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओर से हुआ। आज रानीगंज में कोई दिखला नहीं सकता है ये कोई भी रास्ता अभी तक कच्चा पड़ा हुआ है। ये पढ़ाई समाधान के दौरान बहुत सारा काम प्रत्येक बूथ वाइज 10 लाख रुपया का काम हुआ। इसके अलावा आरएसपी से काम हुआ, पथोश्री प्रकल्प से काम हुआ और एडीडीए का फंड से काम हुआ, विधायक फंड से काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, आसनसोल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, आज यूनिवर्सिटी बना आसनसोल में। जो हम लोग को यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग को बर्धमान जाना पड़ता था, पश्चिम बर्धमान में यूनिवर्सिटी मिला। हम लोग को हिंदी कॉलेज का व्यवस्था हुआ, सारा व्यवस्था यहाँ पर है। अच्छा, क्योंकि अब जो है मेरा एक ये चाय की चर्चा के बाद में एक लास्ट सवाल मेरा जो है वो हम इन चाय की चर्चा से ही पूछेंगे, क्योंकि चाय सबको पिलाते हैं। क्या लगता भैया, आप सब पार्टी के लोगों को चाय वाय पिला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, क्या तो बिल्कुल देखिए, चाय बेचते थे हम तो पिला रहे हैं। हमारा अहोभाग्य कि ये दिन हमको देखने को मिल रहा है, देखने की हाँ। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर रानीगंज विधानसभा में आज हम आए हैं और यहाँ हमने चाय पे चर्चा को लेकर जो है तमाम लोगों से बातचीत की। इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, आपसी दोस्ती है, गंगा जमनी तहजीब साफ दिखाई दे रही है। विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन इनका दोस्ती का जो दोस्तानापन है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। सब यहाँ बैठ के चाय भी पी रहे हैं, साथ बैठ के बिस्किट और नमकीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनका ये तो साफ तौर पे कहना है कि अगर होगा तो खेला जो पिछली बार नहीं हो पाया वो शायद इस बार खेला है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये रास्ता मतलब 5 साल के बाद रास्ता बनी है, 5 या से 7 साल के बाद। इतना यहाँ का जनता भुगता है, इतना भुगता है। जब इलेक्शन आया तब ये रास्ता बन रहा है। या भी ये सोचिए, एक आया है मतलब सरकार जो है हमारे टीएमसी के कि वोट लेने के लिए हर काम कांड करेगा। अच्छा, 5 साल से रास्ता नहीं बना। ये रास्ता मैंने खुद भी बहुत जगह मैंने गड्ढा को भरा है, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत गड्ढा को भरा। जब जैसे ही इलेक्शन आया देखिए इन जगह उन्नयन चालू हो जाता है, उन्नयन चालू इलेक्शन का टाइम में बस, और बाकी मैदान में एकदम रहेंगे नहीं। यहाँ से टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस कौन कौन खड़े हुए हैं? टीएमसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और आपका हुमायूं कबीर के भी है। अच्छा, वो हुमायूं कबीर की खुद की पार्टी है या वो असदुद्दीन ओवैसी वाली है? वही ज्वाइन जो साथ में है हम लोग का ज्वाइन करके। मुस्लिम वोट कितना वैसे यहाँ जाति का समीकरण क्या हो सकता है? जाति देखिए कोई फैक्टर नहीं है, हम लोग का बीजेपी में जाति फैक्टर नहीं है। जो भी फैक्टर है यहाँ पर समझ लीजिए आपका वो टीएमसी में है। एक तबका का जो है वो टीएमसी में वोट पड़ते हैं, किंतु इस बार जो खेला होगा आदमी समझ नहीं पाएगा। वो खेला चालू हो चुका है और हो चुका है, वो दीदी को मालूम हो चुका है, एसआईआर का विरोध कर रहा है। हाँ, एक मुद्दा है भयंकर वाला, बहुत वोट जो है कटे है, ये समझ के चलिए। तो उससे पता चल रहा है कि क्यों बखलाया दीदी। सब घुसपैठिया, रोहिंग्या, 2 नंबर सब वोटर थे यहाँ पर, ये आप समझ के चलिए। तो उससे बहुत ज़्यादा बखला चुके हैं दीदी। तो इस बार सरकार जो हमारे बंगाल में बीजेपी की बन रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये एक बहुत बड़ा दावा है और अभी तक हमारे 3 दिन की जो बंगाल यात्रा है उसमें इन्होंने ही खुल के बोला है कि सरकार बीजेपी की बन रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जो पिछली बार कहा गया था खेला होवे, लेकिन वो खेला वो 5 साल के बाद अब होगा कि खेला होगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। जो एसआईआर में हो चुका है, हाँ, जो यहाँ रोहिंग्या वोटर था उनका नाम कट चुका है। तो समझ ले जितना वोटर से यहाँ जीतते थे उतना वोट तो यहाँ कट चुका है। टोटल वोट कितने रानीगंज में? रानीगंज में यहाँ 2,20,000 के आसपास है। हाँ, रानीगंज विधानसभा में। हाँ, तो बिल्कुल देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो साफ तौर पर इनका जो कहना है वो आप हमारे दर्शक सुन चुके हैं। लेकिन इस बार जैसा कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर में जो बंगाल का रसगुल्ला है वो बहुत मीठा होता है, लेकिन इस बार बंगाल का रसगुल्ला कौन अपने मुंह में दबाएगा, स्पंज भी होता है, कौन मुंह में दबाएगा और कौन कड़वा स्वाद चखेगा,
ये 23 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, उनकी किस्मत जब मतपेटियों के अंदर में बंद होगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि खेला हुआ या नहीं हुआ। वो पता चल जाएगा जब पता पड़ेगा जनता का।